साथियों, आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो और भी बना रहा हूं जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेस्ड है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और इससे एक्चुअली मैंने जो पहला डाला मल्टीपल चॉइस डाला हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं। 2 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे व्यूअर्स हो गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब आप लोग भी अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं भी आपको नए नए क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस देता रहूं। और अगर ऐसा ही कुछ चलता रहा तो मैं मल्टीपल क्वेश्चन बहुत सारे आपको पहुंचा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके में दिया हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है 12th में, और मेरा बीएससी लेवल पढ़ा हुआ है और आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ भी होगा। ईडीटीए इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, माने ईडीटीए एक ऐसा लिगेंड्स है जो कि मोनोडोनेटेड होता है, बाइडोनेटेड होता है, टेट्राडोनेट होता है, हेक्साडोनेट होता है। और लिगेंड्स का बेटा मतलब क्या होता है? ऐसे सभी एटम या आयन जो कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। अब ईडीटी का फार्मूला क्या होता है? तो आप सभी लोगों को मालूम है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर N आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा CH2 आ जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ O माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर CH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर O माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा N आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा बेटा हमारा क्या O माइनस। इस तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या है बेटा हमारा O माइनस आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी दे देगा। तो 1 2 तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठवां। तो इसके मतलब एक लिगेंड से इसका नाम है ईडीटीए। अब अगर ईडीटीए का फुल फॉर्म देखें तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो है ना। टेट्रा एसीटेटो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज लगा है। तो ईडीटी एक ऐसा लिगेंड होता है कि जो एक बार में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। और वैलेंसी की तो माइनस की फोर्स पे क्या होगी? वैलेंसी होगी। तो अगर आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास भी रख सकते हो कि ईडीटी का क्या डायग्राम कैसा होगा, माने स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है। तो 6 जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन? ईडीटी। तो ईडीटी एक ऐसा लिगेंड है जो कि एक बार में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसका मतलब है इसका एग्जाम्पल जो है उसका उदाहरण हो जाएगा हमारा क्या? हेक्सा डोनेटेड। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा वो हेक्सा डेंटेड लिगेंड्स हो जाएगा। तो सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा, अब बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आप लोग जो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें लिखा IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स COONO NH3 का होल 5 SO4 इज, माने इसका नाम क्या होगा? तो पहली बात तो ये है कि ये एक लिगेंड जो है वो NO2 माइनस अगर होता तो इसका नाम हो जाता नाइट्रिटोएन। अगर ONO माइनस होता तो इसका नाम हो जाता नाइट्रो ओ। तो अगर NO2 माइनस होता तो नाइट्रो क्या होता? N हो जाता, ठीक है, नाइट्रो N हो जाता हमारा। और अगर हमारा ONO होता तो नाइट्रिटो O हो जाता। तो यहाँ किसी में भी नाइट्रो N नहीं दिया है, नाइट्रो O नहीं दिया है, क्योंकि वो जब भी कोई भी मतलब N से अगर अटैच्ड है तो नाइट्रो N हो जाता है, नाइट्रो O हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ एग्जाम्पल में O कहीं नहीं दिया गया है। इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजिंग तो है। तो अगर NO2 माइनस होता है तो उसका नेम तो यही हो जाता है क्या बेटा? नाइट्रो ही हो जाता है। लेकिन अगर ONO के फॉर्म में दिया होता, माइनस चार्ज लगा हुआ होता है, तो ये तो नाइट्रो O लिखा होता, तो O तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है इसका नेम कुछ ऐसा हो जाएगा, नाइट्रिटो हो जाएगा, नाइट्रिटो। तो अगर O के फॉर्म में नहीं लिखा होता है तो नाइट्रिटो कहते हैं, मतलब NO2 को नाइट्रो भी कहते हैं या नाइट्रो N भी कहते हैं। जबकि नाइट्रिटो को
नाइट्रीटो को हम नाइट्रो ओ भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो भी ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में दिया है तब भी ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ONO है, तो ONO का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया नाइट्रो, ये वाला तो नहीं होगा, पक्की बात है। अगर हम देखें दूसरा नाइट्रो, अरे भाई ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या है, नाइट्रीटो, हाँ ये हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। अब हम देखते हैं तो इसका नेम देखते हैं, तो नाइट्रीटो पेंटा अमीन, वेरी गुड है। फिर आपका कोबाल्ट है, क्योंकि ये माइनस में होगा तो यहाँ प्लस आएगा, और प्लस का मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या होगा, कोबाल्ट हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालें, तो इसकी अगर निकालना है तो इसे हम एक्स मान लेंगे। NO माइनस की कितनी, माइनस के 1, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस 0 × 5 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसे लिखता हूँ, SO4 की होती -2 होती, तो -2 × कितना हो जाएगा 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये तो 0 हो ही जाएगा हमारा, ये माइनस का हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब सीधा का सीधा ये है कि इसकी थर्ड आएगी वैलेंसी, तो इसका नाम सही हो जाएगा नाइट्रीटो पेंटा अमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। या इस फॉर्मेट में नहीं दिया होता तो ऐसे दिया होता नाइट्रो ओ, है ना, तो अगर नाइट्रो ओ लिखा होता तो सही नाम होता। अगर नहीं दिया है तो नाइट्रीटो देना चाहिए था, तो नाइट्रीटो दिया गया है, इसका सही इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रीटो पेंटा अमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। यानी बहुत माइनर डिफरेंस करके वो एग्जांपल देते तो आपको बहुत डीपली देखना पड़ेगा तब आंसर सही आ गया। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, सी वाला हो जाएगा। तो ये सी आंसर सही होगा, नाइट्रीटो पेंटा अमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ये आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो 2 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। अब हम लोग अगर तीसरा क्वेश्चन देखें तो बड़ा अच्छा दिया हुआ है, द EAN ऑफ द सेंट्रल मेटल इन K3FeCN का होल 6 इज, माने इसमें इसका EN कितना होगा। तो जनरली बच्चा फट से देखेगा, अरे K3FeCN का होल 6 है, 36 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले आप लगा के देखिएगा, हो सकता है 36 का नहीं आ रहा हो, क्योंकि आपको जनरली याद होता है कि 36 तो सर ने कई बार बताया है, ये तो होता ही होगा, 36 तो हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, हम जितना भी EN निकालेंगे सबको देखेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पहले अब देखते हैं, तो सबसे पहले हमें मालूम है कि Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता 26 होता है, तो वो लिख देंगे हम लोग। तो EAN इक्वल हो जाएगा 26 जो होगा सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, प्लस लीगेंड द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उसको हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आपको मालूम है CN एक ऐसा लीगेंड है जो मोनोडोनर है, तो ये 2 देगा। कितने लीगेंड्स हमारे पास 6 हैं, तो 6 हो जाएगा। और इसकी फिर निकाल देंगे, ऑक्सीजन स्टेट को माइनस कर देंगे, तो K होता है हमारा +1 × 3 हो जाएगा। इसको निकालना है तो इसको x मान लेंगे, प्लस -1 × 6 हो जाएगा इक्वल 0, तो x इक्वल आ जाएगा हमारा +3 आ जाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल देगा। तो जब किसी सेंट्रल मेटल एटम या आयन के एटॉमिक नंबर में लीगेंड से लिए गए इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देते हैं, और जितना उसकी ऑक्सीजन स्टेट आती है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, नेगेटिव में आया तो क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव में आया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तीनों को बाहर निकाल देगा, और जो लेफ्ट बचेगा उसे बोलेंगे क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब EAN बोलेंगे। तो आपको मालूम है 26 + 12 -3, तो अगर -3 कर दोगे तो 35 आंसर आएगा, ना कि 36 आंसर आएगा। तो जल्दबाजी में 36 मत लगा दीजिएगा, इसे EAN पहले निकाल लीजिएगा फिर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर K3 दिया है, अगर K4 दिया होता तो 36 आ जाता। लेकिन आपको कम से कम समझाने के लिए उन्हें ऐसा ऑप्शन दे दिया कि जनरली बच्चा 36 लगाता है, इसी इसको 35 समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से ऐसा आंसर मिल सकता है K3FeCN का होल 6। तो कितना आएगा हमारा 35 आएगा, क्योंकि 26 + 12 कितना होगा हमारा, ये बढ़ जाएगा, तो इसका 36 होना चाहिए था, चूंकि एक और भी कम हो रहा तो 35 हो जाएगा। इसका मतलब है इस वाले का सही आंसर होगा 35। ध्यान रखिएगा सब चीज़ों का, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझने के लिए आप लोगों को। ओके, तो ये होगा 3rd क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारा ये 4th क्वेश्चन हमारा ये कहता है, द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 4 SO4 NO3 विल गिव
टेस्ट फॉर मतलब किसका टेस्ट देगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम ले लेते हैं तो ये किस चीज़ का टेस्ट देगा, क्या अमोनिया का टेस्ट देगा या SO4 का टेस्ट देगा या NO3- का टेस्ट देगा या CO का टेस्ट देगा। माने ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो बताइए इसमें से किसका टेस्ट देगा। तो आपको मालूम है कि जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर बंद होता है वो तो इजीली आयनाइज नहीं होता है। इसका मतलब है कि CuNH3 का होल 4 SO4 आपका दिया है, ये तो आयनाइज नहीं होगा। लेकिन जो बाहर दिया गया होता है अगर इसकी किसी से रिएक्शन करा देंगे तो ये वेरी इजीली क्या होगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। और जो आयनाइज्ड हो जाता है उसी का टेस्ट हमें दिखाई देने लगता है। इसका मतलब है जो SO4 है वो अंदर है, सो वेरी गुड, बंद कर देंगे इसको, यहाँ +1 चार्ज लगा देंगे और फिर क्या आएगा प्लस NO3- आ जाएगा। तो जो भी आयंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिए गए होते हैं उन्हीं का टेस्ट शो होता है। इसका मतलब है ना ही ये SO4 का टेस्ट शो करेगा, ना ये कोबाल्ट का टेस्ट शो करेगा, ना अमोनिया करेगा। हाँ, नाइट्रेट आयन का टेस्ट ये पक्का शो करेगा, क्योंकि जो बाहर दिए होंगे वही आयनाइज्ड होंगे और जो आयनाइज्ड होंगे वही टेस्ट इसमें क्या होगा, शो होगा। इसका मतलब है इस चौथे क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। सही में आ गया आप लोगों को। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके हम लिए करते जाएंगे, रोज करते जाएंगे, ठीक है ना बेटा। थैंक यू। आगे लिखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग अब 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। स्टेबल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय लीगेंड विच आर, माने जो लीगेंड्स है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कब बनाएगा, जब लीगेंड कंडीशन क्या क्या होगी, लेस बेसिक होगा, लेस एसिडिक होगा, मोर बेसिक होगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। तो माने जो लीगेंड्स होगा उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो पहले आपको तो ये बात अच्छी तरह से मालूम ही है कि लीगेंड्स वही सभी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं या जिनके इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम की ओर या आयन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वो सभी के सभी लीगेंड्स कहलाते हैं। अगर हम CFT के अकॉर्डिंग देखें तो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन जब सेंट्रल मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन लीगेंड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं तो इस तरह की तरीके को बोलते हैं हम क्या, लीगेंड्स कहते हैं। तो लीगेंड्स के इलेक्ट्रॉन हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका मतलब वो बेसिक कैरेक्टर को लीगेंड शो करता है। ये बात तो पक्की हो गई। तो यानी कि ये तो हमारा जो एसिडिक है उसे खत्म कर दो, अब बची के लेस होगा या मोर होगा। तो जब भी कभी सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी अट्रैक्ट होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि लीगेंड का काम ही है इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी देना। अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो बना हुआ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है माने माँ बाप को आप जल्दी जल्दी कमा कमा के दोगे तो मम्मी पापा कहेंगे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, प्यारा बेटा, अच्छा बेटा, दुलारा बेटा कहेंगे। तो लीगेंड इलेक्ट्रॉन को जल्दी देने का अगर वो, तो वो क्या होगा, जल्दी जो मेटल में कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो क्या बनेगा, मोर स्टेबल, क्योंकि ये लेता है और ये देता है। इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है और इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब है वह सभी लीगेंड्स स्ट्रॉन्ग होंगे या बना हुआ कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा जो मोर बेसिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस होता है और जल्दी देने वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसका मतलब ही है कि मोर बेसिक जो आंसर होगा वो सही होगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए। इसका हमें समझ में आ गया, जब भी कभी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लीगेंड अगर मोर बेसिक है तो बना हुआ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि CuNH3 का होल 5 Br SO4 कैन बी एग्जिबिट, है ना। तो इसमें कौन सी आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, क्या लिंकेज आइसोमरिज्म होगी, क्या आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होगी, क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होगी, या लीगेंड आइसोमरिज्म पॉसिबल हो जाएगी। तो हम साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर CO लिखा है, यहाँ पर NH3 का क्या लिखा है बेटा, होल 5 लिखा हुआ है, यहाँ Br लिखा हुआ है। इसको बंद कर दें अगर हम और SO4 को बाहर लगा दें, अगर इसका हम दूसरा आइसोमर देखें तो बन जाएगा CuNH3 का होल 5 हो जाएगा और यहाँ SO4 ये वाला अंदर हो जाएगा और Br क्या हो जाएगा, वहाँ बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब Br पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर था, अब Br कॉम्प्लेक्स के बाहर है, पहले SO4 बाहर था, अब SO4 अंदर है, तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में आयन का एक्सचेंज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका मतलब है 6 वाले क्वेश्चन का सही आंसर है बी वाला, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर।
हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमने बताया था कि जब भी कोई लीगेंट सेंट्रल जब किसी लीगेंट के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम की ओर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं तो बना हुआ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मोर स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय मेटल विच आर, अब यहाँ लीगेंट की बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मेटल की बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है तो अच्छा लीगेंट्स होता है, और जब भी कोई मेटल, क्योंकि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब कोई पॉजिटिव होता है या डेफिशिएंट होता है, तो जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लेगा और जल्दी ले लेगा तो वो क्या होगा, मोर जो बना हुआ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो लिगेंड की क्वालिटी क्या होना चाहिए, जल्दी इलेक्ट्रॉन को देना, माने मोर बेसिक होना। और मेटल की क्वालिटी क्या होना चाहिए, जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना। और जल्दी इलेक्ट्रॉन तभी ले पाएगा जब वो मोर क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगा। तो जो मोर होगा वो नहीं लेगा, तो मोर नहीं लेगा इसका मतलब हाई वाला होगा। अब इलेक्ट्रो नेगेटिव तो वो होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो यदि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बना हुआ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बना हुआ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और मेटल जितना अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, जो जितना अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा भाई उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी जल्दी लिगेंड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कराएगा। तो बना हुआ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है, इसका सही आंसर है स्टेबल कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब मेटल हाईली इलेक्ट्रो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मेटल हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो बना हुआ कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। अगर लिगेंड मोर बेसिक है तब भी बना हुआ कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब लिगेंड और मेटल दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा अथवा नहीं होगा। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, 8वां क्वेश्चन देखें। इसमें कहा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इज एग्जिबिट बाय, मतलब इनमें से कौन सा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को शो करेगा। अब सिस ट्रांस का मतलब ये होता है कि सेम ग्रुप अगर एक तरफ है तो सिस हो जाएगा, अपोज में होंगे तो क्या होगा, ट्रांस हो जाएगा। तो हम लोग इस वाले अगर में देखें तो हमें देख रहे हैं कि A3 और B है, तो एक तो 3 लिगेंड सेम है, एक अलग है, तो काम चलेगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन होने वाला ही नहीं है। फिर हमारा A4 है, अब चारों A हो गए तो भैया सिस ट्रांस बन ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है AB3, अरे भैया चाहे A3 हो चाहे B3 हो, अगर तीनों सेम हो जाएंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ A2 B2 है, तो A2 B2 में क्या होगा, अगर A पास में है और B दूर में है तो इस फॉर्म का नाम हो जाएगा सिस फॉर्म। क्या नाम हो जाएगा बेटा, सिस फॉर्म नाम हो जाएगा। और अगर एक दूसरे के वो अपोज में हो जाएंगे, है ना, तो उस वाले का नाम हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। जैसे मान लो हमारा ये वाला A यहाँ पर आ गया, ये A यहाँ पर आ गया, ये B यहाँ आ गया और ये B यहाँ आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा हमारा क्या, ट्रांसफॉर्म नाम हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम कोई स्क्वायर प्लेनर कोई चारों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं तो चारों में से एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो 2A अगर 2B हैं तो अगर पास में हैं तो सिस हो जाएगा, और एक दूसरे अपोज में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब है सही आंसर तो 8 में का D वाला ही होगा। ओके, देखिएगा 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड इज, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, कोई ना कोई पूछ लेते हैं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है ये। तो ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड इज मान इनमें से 4 में से कौन सा ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड होगा। तो मैं आपको सब बता देता हूँ, मैंने थोड़ा सा एडवांस से पहले लिख लिया था आप लोगों को बताने के पहले कि COCl3.6NH3 वाला जो होता है उसका नाम होता है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। अगर हमारा लगा हुआ होता COCl3.5NH3.H2 होता है तो उसका नाम था रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, जो कि रेड कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। अच्छा COCl3.5NH3 होता है तो इसमें से बॉटम मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसका नाम होता है परपीरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका नाम हो जाता है। अगर COCl3.4NH3 होता है तो इसका नाम होता है प्रेसियो या बायोलियो कोबाल्टिक क्लोराइड होता है, तो इसका नाम है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका नाम है रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका नाम है परपीरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, पर्पल कलर का होता है, उसका नाम प्रेसियो या बायोलियो कोबाल्टिक क्लोराइड माने COCl3.4NH3 होता है। इसका मतलब 1 2 3 4 ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन आपको याद होना चाहिए, इस पर बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, COCl3.6NH3 क्या है, ल्यूटो कोबाल्टिक क्लोराइड ये वाला। तो इसको अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखें तो हम कुछ ऐसा लिख पाएंगे CO और फिर यहाँ आ जाएगा NH3 का होल 6, कोऑर्डिनेशन में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और बाहर क्या आएंगे हमारे 3 Cl, और प्राइमरी एनर्जी कितनी होगी, 3 हो जाएगी।
तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है और ये प्राइमरी वैलेंसी है, तो इसका सही फार्मूला हो जाएगा CONH3 का होल 6 बार Cl3। इसी का नाम होता है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। अब इनमें देखो कौन सा आंसर सही है भाई, ये वाला 5 वाला नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अरे भैया पहले ही वाला सही है हमारा आंसर, तो पहला आंसर क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया क्या, CONH3 का होल 6 Cl3 ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड है ना, इसका नाम है रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, परपीरियो कोबाल्टिक क्लोराइड और COCl3.4H3 प्रेसियो या बायोलियो कोबाल्टिक क्लोराइड। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि आपको याद रहे कि ये सब फार्मूले आपको याद करना। इस पर बेस्ड भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ ट्रिश इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट इज, माने ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का फार्मूला क्या होगा। और ट्रिस का मतलब होता है ट्राई या ट्रिस कहते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो मल्टी डोनर होते हैं उनके लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा, ट्रिस आदि वर्ड का क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। तो ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, कोबाल्ट के थर्ड के पहले क्या है, कोबाल्ट है, तो भैया हमें लिख दिया CO लिख दिया। ओके, फिर ट्रिस का मतलब हुआ 3, माने कौन से होंगे EN, तो EN का हो जाएगा होल थ्राइस हो जाएगा। इसको बंद कर दो क्योंकि और तो कुछ है नहीं है। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स, तो ये बंद हो गया। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3 है, तो हमने यहाँ लिख दिया कितना, यहाँ लिख दिया हमने कितना +3 लिख दिया, +3 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब +3 तो लिख दिया है। अब ये कितनी होती है, 0 होती है, तो -0 को हम माइनस कर देंगे तो प्लस का 3 बचेगा। इसका मतलब है इससे +3 चार्ज होगा। लेकिन इसमें एक समस्या और भी है कि यहाँ बार आ रहा है सल्फेट, तो यहाँ पर होगा SO4 माइनस। अरे यहाँ 2 माइनस के, यहाँ 3 प्लस के, हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसका सही फार्मूला हो जाएगा COEN का होल थ्राइस, ब्रैकेट बंद कर दो, तो यहाँ कितना है 2, तो होल ट्वाइस, और SO4 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा। यानी इसका सही ऑप्शन होगा CO, ये वाला हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है ना, से Al +3 चार्ज और O माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है Al2 है ना, और O3 क्या हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाता हमारा। तो इसी तरह से इसका आंसर भी हो जाएगा। क्लियर, तो सही ऑप्शन देखिए भैया कहाँ है। अरे भैया ये तो है ही नहीं है, ये कुछ आ ही नहीं रहा है, हेडेक खत्म। यहाँ ट्वाइस लगा है, यहाँ ट्वाइस लगा है, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर SO4 में कुछ लगा नहीं है। अरे ये आ गया थ्राइस, इसका मतलब है 10वें का सही आंसर होगा ये वाला COEN का होल थ्राइस का होल ट्वाइस, SO4 का होल थ्राइस। और इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं वैलेंसी को। तो 10वें का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, B हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो 11 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6 बाहर +3 चार्ज एंड CrCN का होल थ्राइस बाहर +3 चार्ज पे कॉमा लगा के लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO एंड CR आर, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उससे बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये तो मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो CO है वो +3 चार्ज सेंट्रल मेटल एटम है, उसको अमोनिया लिगेंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो ये मोनोडोनल लिगेंड्स है। जब ये मोनोडोनल लिगेंड्स है माने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसको एक डोनेट करेगा, और चूंकि 6 है इसका मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। अब हम दूसरा देखें CrEN का होल थ्राइस बाहर +3 चार्ज। तो जो Cr +3 चार्ज है उसमें EN का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन, माने NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या है NH2। तो इसमें एक ही लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम की ओर अट्रैक्ट करवाता है। तो इसका मतलब एक EN 2 जोड़ी करता है, और चूंकि 3 है तो 3 करेगा, 3 दूनी 6 करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं उसके नंबर को बोलते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका मतलब इसमें 6 अमोनिया है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, और इसमें 3 NH3 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन डोनेट
करेगा, इसलिए इसका भी 6 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये भी हमें लर्न करना पड़ेगा। और जितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जितने पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। इसका मतलब है 6 और 3 तो नहीं होगा, 3 और 3 तो संभव ही नहीं है, तो ये गलत है और ये भी गलत है। अब नन ऑफ दीज हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ भी से कोऑर्डिनेट करता है 6 आ रहा है, तो इसका 6 6, तो 6 and 6 होगा। इसका मतलब कि जो 11th क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आएगा, इसका कोऑर्डिनेशन 6 आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कोई भी लिगेंड्स, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये ध्यान रखिएगा, बात गलत मत कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेटा 12 क्वेश्चन हमारा जो है वो है द EAN ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या आयन इन CO का होल फॉर बाहर माइनस इज, माने ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि कोबाल्ट वाला है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड से बाहर माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो इसका अगर नाम देखें तो क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट फर्स्ट क्या होगा, माइनस फर्स्ट एनाइन हो जाएगा। अब इसका EAN निकालना है, तो ये EAN हम आपको बता देते हैं कि CO का जो एटॉमिक नंबर होता है वो था 27। तो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का जब हम लेते हैं एटॉमिक नंबर तो कितना का 27। अब एक CO एक ऐसा लिगेंड है जो कि मोनोडोनर लिगेंड, कैसा लिगेंड है, मोनोडोनर, तो 2 इंटू कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब इस पर माइनस चार्ज आ रहा है तो इसकी निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, तो x + 0 × 4 हो जाएगा, इक्वल कितना होगा, -1 हो जाएगा। कितना होगा, -1। तो x बराबर कितना होगा, -1। इसका मतलब है जब ये कॉम्प्लेक्स बना होगा तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट माइनस में आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है बल्कि उल्टा ले रहा है, तो इस पर क्या आएगा, +1 आ जाएगा। ये विशेष बात है, इसमें आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखेंगे 27 2 × 4 और यहाँ लिख देंगे -1, तो कुछ और आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव में आ रही है तो ये माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस मतलब निकाल रहा है, ये ले रहा है। तो कितना आ जाएगा, 27 + 8 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 28 और 8 कितना हो गया, 36। जी हाँ, इसका EAN 36 आएगा, 35 नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो उसमें नेगेटिव लगा हुआ, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट माइनस फर्स्ट इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी और एनाइन हो जाएगा, तो इसका 36 आएगा EAN। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए वाला सही हो जाएगा। साथियों, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो इस तरह के हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट पर, अदर टॉपिक्स पर नोट्स बनाते रहेंगे और मल्टीपल चॉइस बताते रहेंगे। जैसे देखिएगा, एक ऑर्डर आपको बता दें, जैसे BF3 होता है, एक BCl3 होता है, दूसरा एक होता है BR3 होगा। तो इसमें एसिडिक नीचे बढ़ता इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। सर इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सर ये उल्टा कैसे कर दिया, नहीं बेटा ऐसा कुछ होता है। तो ये ऐसा कैसे हो जाता है, तो एक आध वीडियो हम एसिड बेस पर ही बना देंगे, तो उस पर आपको हम बहुत सी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे कि एसिड बेस में कैसा कैसा हो जाता है। लेकिन अभी तक के लिए क्वाड्रेटिक कंपाउंड का हमने आपको हल्का फुल्का बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डीपली स्टडी करिएगा, आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे, ये मुझे पक्का यकीन है। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, बाय बाय। हाँ भैया, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, आप सब लोग के लिए, तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से। थैंक यू वेरी मच।